सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज की हमारी इस कक्षा में हम अपना जो पिछला अध्याय अधूरा है उसी को पूरा करने जा रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है रोटियां। अभी तक के हमने इस कक्षा में पढ़ा था कि किस तरीके से मौल्यूस जो है वो अपनी माँ के लिए गरम रोटियां लेकर अन्ना मिखाइलोवा के न चाहते हुए भी तूफान में घर से बाहर निकल चुका है। और अन्ना मिखाइलोवा जो मैट्रन है उसे मॉल्यूश के चले जाने से बहुत तकलीफ हो रही है, वो बेचैन है, उसे चिंता सी हो रही है कि उसने जो किया क्या वो सही है, उसने मॉल्यूश को जाने दिया वो सही है। और इधर जो तूफान है, बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी मतलब स्नोफॉल जिसे आप समझते हैं, ठीक है, वो बहुत विराट विकराल रूप ले चुका है। ठीक है, बर्फ के बड़े बड़े गुबार के गुबार नीचे आ रहे हैं, 2 हाथ की दूरी तक सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब ऐसी स्थिति आ गई तो आखिर जो मैट्रन है अन्ना मिखाइलोना, उसे बहुत चिंता हो जाती है कि पता नहीं वो अपने घर पहुंचा मॉलेशिया नहीं पहुंचा है। और एक माँ की तरह वह चिंता करती है, वो अपना दिमाग इधर उधर लगाने की कोशिश करती है पढ़ने वगैरह में, लेकिन वह चाह कर भी उसको नहीं लगा पा रही है। तब और पढ़ते पढ़ते जब उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, उसकी चिंता बढ़ जाती है, और वो अपने पड़ोसी के लड़के इवान को लेकर उसको खोजने निकल पड़ती है। और पूरे रास्ते टटोलते हुए जब मौल्यूश के घर पहुंचती है और दरवाज़ा खटखटाती है, तो उस समय मौल्यूश की माँ फेडोशिया दरवाज़ा खोलती है। और वो इवान को अन्ना मेट्रन के साथ देखकर वो ऑलरेडी थोड़ी अचंभित सी है कि भाई अभी मौलिश होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी तो मौलिश के इंतज़ार कर रही है कि मौलिश अब घर आएगा, जो है स्कूल का काम खत्म हो चुका होगा। तो वो वैसे ही थोड़ी यूँ आश्चर्यचकित होकर देखती है, और इसमें अचानक से अन्ना मिखाइलोना का ये पूछ लेना कि मौलिश कहाँ है, तो वो अचानक एकदम से यूँ आश्चर्यचकित रह जाती है कि मोलिश के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे का हम पढ़ते हैं। जैसे ही अन्ना मिखाइलोवा के मुंह से उसने सुना कि मोलिश कहाँ है, तो वो आश्चर्यचकित रह गई। उसने एक प्रश्न सूचक दृष्टि से और शब्दों से पूछा, मौल्यूश? फेडोशिया ने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। कलेजा मुंह को आना यानी कि ये मुहावरा है, कलेजा मुंह को आना यानी एकदम से परेशानी से व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना, कि परेशान हो जाना, और उस परेशानी में हमारी बेचैनी सामने झलक जाए। ऐसी स्थिति अब मौलिश की माँ की हो गई है। और वो पूछती है क्यों, परेशानी से बेचैन तो है। और उसने प्रश्न के एवज में फिर से प्रश्न कर लिया, क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक नहीं लौटा। उसने मौलिश की जो माँ थी उसने मिखाइलोना से यह प्रश्न कर लिया कि क्यों, वो तो वहीं स्कूल में था। भैया, एक ऐसा जो बिना सोचे समझा काम, जो विश्वास नहीं कर पाए, ऐसा काम अगर हमारे साथ होगा तो निश्चित एक 10 सवाल हमारे दिमाग में भी कौंधेंगे। इसलिए वो कहती है कि वो तो इसी स्कूल में ही था और अभी तक वो नहीं आया। अन्ना मिखाइलोना ने को जैसे सांप सूंघ गया। जैसे ही मोलिश की माँ फेडोशिया के मुंह से उसने ये प्रश्न सुना कि वो अभी तक नहीं आया है, ये बात जैसे ही सुनी है, मिखाइलोना को सांप सूंघ गया। सांप सूंघ जाना भी मुहावरा है, यानी सहम जाना। अगर सांप सूंघना यानी सहम जाना, डर सा जाना, एक चिंता में व्याकुल हो जाना, एक अंदर से डर के कुछ अनहोनी ना हो गई हो, ऐसी स्थिति एकदम से उनके दिमाग में कौंध गई। उनके पैरों की शक्ति जाती रही, अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गई। फेडोशिया अन्ना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका मन बैठा जा रहा था। यह सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे। किसी तरह से मिखाइलोवना ने खुद को संभाला। जब फेडोशिया यानी मिखाइलो मोलिश की माँ के मुंह से जब
उन्होंने ये सुना कि वो अभी तक नहीं लौटा, तो वो एक बहुत ही चिंता में व्याकुल होकर डर सी गई, कुछ अनहोनी ना हो गई हो, और पैरों की शक्ति जाती रही। पैरों की शक्ति जानने का अर्थ ये होता है बेटा कि जब हम कोई अनहोनी की आशंका या ऐसी स्थिति हमारे पास आती है, तो एक मानसिक तौर पर हम हिल से जाते हैं और उससे हमें थोड़ी कमजोरी सी महसूस होती है। तो वही स्थिति मिखाइलोवना की भी हो गई कि उनके पैरों की शक्ति जाती रही, और कुछ शौक लग जाए या कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही एक कुर्सी संभाल कर वो उस पर बैठ गई। और ये सब फेडोशिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो एक प्रश्न अपनी आंखों में लेकर अन्ना की तरफ देखे जा रही थी। कुछ सोचकर मिखाइलोवना ने फिर अपने आप को संभाला और फिर कुछ निर्णय लिया, और वे ईवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए ईवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। ईवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफी लोग फेडोशिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को मॉलिश की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थी। मालिश कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कैसा ढूंढा जाए, यह सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे। तभी एक लड़का वहां दौड़ता हुआ आया। काफी दौड़ने की वजह से वह हाफ रहा था। उसने वहां जमा लोगों से लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, उस छोटी सी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे मौसम में, जबकि अन्य सभी जानवर कहीं न कहीं दुबके छुपके बैठे होंगे, उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मुझे लगता है वह कुछ कहना चाह रहा है। मिखा अन्ना मिखाइलोवना जब कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ अपने आप को संभाल कर, और उसने इवान से कहा, उसे इशारा दिया कि भाई पड़ोसियों को इकट्ठा करो, अकेले जाना उचित नहीं है, और सब जने मिलकर उसको मॉलिश को ढूंढते हैं। इवान ने पड़ोसियों को इकट्ठा कर दिया और वो सब मॉलिश के बारे में सुनकर सोचकर चिंतित थे, और आगे के लिए सोच रहे थे कि हमें मॉलिश को किस तरफ ढूंढना चाहिए और कैसे ढूंढना चाहिए। तभी एक घटना और घटती है कि एक लड़का दौड़ कर आता है और वो कहता है कि पास की पहाड़ी पर एक कुत्ता लगातार भौंक रहा है। जब ऐसा मौसम अगर इतना खराब है, उस लड़के का ऐसा मानना था कि मौसम इतना खराब हो रहा है और सारे जानवर कहीं ना कहीं दुब के बैठे हुए हैं, उस वक्त एक कुत्ते का अगर लगातार भौंकना, यानी कि निश्चित कोई संदेह की बात है, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति उस कुत्ते के स्वर को पकड़ने में लगा दी। अचानक अन्ना मिखाइलोवना को ध्यान आया कि जब मॉल्यूश उसके घर से चला था, तो उसके काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मॉल्यूश के साथ उसे छोड़ने आया था। अन्ना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्होंने पहचाना, ब्लेकी, यह ब्लेकी ही है जो मालिश के साथ आया था। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ गई। चलो, हमें बिना वक्त गंवाए मॉलिश को खोजना चाहिए। जब लड़के ने आकर कहा कि कुत्ता भौंक रहा है, तो तुरंत ही सभी लोगों का ध्यान उसकी आवाज़ की तरफ गया। अब जब इतना भारी तूफान होता है, तो उसमें किस दूर से किसी आवाज़ को हमारे पास साफ नहीं सुनाई देती, लेकिन रात का सन्नाटा भी था, तो निश्चित एक सबने बहुत एकाग्रता से उस कुत्ते के स्वर की तरफ, स्वर यानी आवाज़ की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। सबने वहीं एकाग्र करके सुना, और इतने में मिखाइलोवना को ये ध्यान आया कि जब मॉल्यूश घर के लिए निकला था, तो उसका ब्लैकी कुत्ता भी उसके साथ था। उसने बहुत ध्यान से उस आवाज़ को सुना और उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश की, और उसे पता चल गया कि ये ब्लेकी की ही आवाज़ है। और उसने तुरंत सबको कहा कि हमें उसी दिशा की तरफ दौड़कर मॉल्यूश को खोजना चाहिए। धीरे धीरे ब्लेकी का स्वर स्पष्ट हो गया। उसने भौंकने में पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी तरफ आते देखा। मिखाइलोवना ने पहचाना, ब्लेकी, ब्लेकी। ब्लेकी ने जैसे पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने चक्कर काटा और गिर पड़ा।
अन्ना ने धीरे से उसे उठाया और गले से लगा लिया। ऐसा करने से ब्लेकी में जैसे नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोजने लगा। सभी लोग ब्लेकी की तरफ दौड़ रहे थे और ब्लेकी को खोज रहे थे। तभी और सभी लोगों ने फावड़े वगैरह सब उठा रखे थे कि जहाँ जो मिल जाए। कंदील, कंदील यानी एक तरह की लालटेन। जो लालटेन आप समझते हैं, तो लालटेन का ही एक प्रकार होता है कंदील का। तो उसे भी ले रखा है, कुदाले फावड़े भी ले रखी है। और जिस तरफ से आवाज़ आ रही है, मतलब उनका मार्गदर्शन ब्लेकी की आवाज़ कर रही थी। ब्लेकी भौंक रहा था, तो जिस तरफ से उसकी आवाज़ आ रही थी उस तरफ से ब्लेकी उस आवाज़ के मार्गदर्शन में सभी उसी ओर बढ़ रहे थे। ठीक है। और सभी ब्लेकी को पुकार रहे थे, लेकिन वो उस आंधी तूफान में भी उस जो भौंकने की आवाज़ थी वो बिखरी बिखरी सी आ रही थी। क्योंकि निश्चित है, आप लोग समझते हैं, हवा का रुख जिस तरफ होता है, जो हमारी आवाज़ होती है वो भी उसी दिशा में बहने लग जाती है। तो वही स्थिति ब्लेकी की आवाज़ की भी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे सबको उसका स्पष्ट स्वर सुनाई देने लगा। स्पष्ट स्वर इसलिए सुनाई देने लगा था क्योंकि वो ब्लेकी के पास पहुंच चुके थे। ठीक है। उसके भौंकने में पीड़ा के संकेत सुनाई दे रहे थे। मतलब लोग बाग जैसे जैसे पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि ब्लेकी जो भौंक रहा है उसमें कुछ तकलीफ, पीड़ा यानी दर्द या तकलीफ होना, या उसको कोई कष्ट होना। ठीक है। तो वो उस चीज़ को लोग बाग महसूस कर रहे थे कि उसकी आवाज़ में कहीं कोई पीड़ा भी है। सब तेजी से उस तरफ बढ़े। ठीक है। तभी उन्हें दिखा कि कोई बड़ी और काली सी वस्तु बर्फ के थपेड़ों से टकरा कर उन लोगों की तरफ आ रही थी। और ये क्या चीज़ थी? ब्लेकी कुत्ता खुद था। वो जैसे ही अन्ना मिखाइलोना को उसने देखा और मिखाइलोना ने उसको पहचाना, वो दौड़कर उसके उनके पास आया और उनके एक चक्कर लगाकर गिर पड़ा। क्योंकि निश्चित है, इतने तूफान में जानवर भी तो प्राणी मात्र है ना, दर्द उनको भी होता है, हर चीज़ की तकलीफ उनको भी होती है। इसलिए इतने भारी तूफान में वो भी परेशान हो गया था। शारीरिक शक्ति उसकी भी बहुत कम पड़ गई थी। तो एक बार के लिए वो नीचे गिर पड़ा। जैसे ही मिखाइलोना ने उसको प्यार से उठाकर गले लगाया, तो आपकी भी स्थिति होती है ना, जब आप बहुत तकलीफ में होते हो और आपका अपना कोई बड़ा प्यार से आपको सहला ले, आपको गले लगा ले, तो आप में थोड़ी स्फूर्ति आ जाती है। तो जानवरों का भी ऐसा ही होता है, और उसमें भी कुत्ता बहुत वफादार होता है इंसानों का। तो उसे भी तुरंत से ऐसी एक नई ताकत आ गई और उसने तुरंत बर्फ के एक ढोर के पास जाकर दौड़कर उसको खोदना शुरू किया। ठीक है। यह एक अचंभित कार्य था कि अन्ना ब्लेकी कुत्ता जो था कि बर्फ के टुकड़ों, एक पहाड़ को या ढेर को कुरेद रहा था। उसको ऐसा करते देखकर लोगों ने फुर्ती से उस बर्फ के ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे मॉलिश दिखाई देने लगा। मॉलिश को देखते ही फेडोशिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु अन्ना मिखाइलोना ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी। वह चल रही थी। अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आ गए, मगर भयंकर सर्दी की वजह से मौलिश का सारा शरीर अकड़ा पड़ा रहा। वह मूर्छित था। आखिर उनकी तलाश पूरी हुई। उन्होंने बस सब जनों ने मिलकर उस बर्फ के ढेर को खोदा, तो धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि नीचे कोई है। और वाकई में बर्फ के ढेर के नीचे मौल्युस था। उसको देखकर माँ तो अपना धीरज खो बैठी, फेडोशिया, और वो रोने लगी। लेकिन मिखाइलोना बड़ी धैर्य और साहस के साथ खड़ी रही, और उसने जैसे ही मोलिश को उस ढेर से ऊपर लाया गया, उसने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी। नब्ज यानी हमारी नाड़ी। नब्ज का अर्थ आप समझते हैं। आप लोग भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर आपका हाथ की कलाई पकड़कर हल्का सा प्रेशर देकर नब्ज देखता है, तो हाथ की नाड़ी को नब्ज कहा जाता है। तो अन्ना मिखाइलोना ने उससे देखा, वो चल रही थी। तो अन्ना मिखाइलोना ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ है। लेकिन बर्फ की वजह से अन्ना सॉरी मॉल्युस का जो शरीर था वो अकड़ गया था। अकड़ना यानी एकदम लकड़ी की जैसे कड़क हो जाना। तो वो अकड़ गया था और वह मूर्छित था। मूर्छित यानी, मूर्छित का अर्थ होता है बेहोश होना।
तो फिर मिखाइलोना ने अन्य लोगों की मदद से मॉल्युस को उठाया। वे लोग जल्दी से उसे फेडोशिया की झोंपड़ी में ले आए। मॉल्युस के सब कपड़े उतार दिए गए, पास ही तेज आग जलाई गई, उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। ईवान इन सब कामों में मेहनत कर रहा था। फेडोशिया अब धीरे धीरे सुबक रही थी। थोड़ी ही देर में मॉलिश के शरीर में हरकत होने लगी। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ गई। मॉलिश के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे मॉलिश ने आंखें खोली। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है। तभी उसकी नज़र उसकी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मॉलिश उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथ में भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। जैसे ही मॉलिश मिला, लोग बाग उसके लकड़ी जैसे कड़क शरीर को उठाकर उसके घर लाए। चारों तरफ उसके आग जलाई गई और शरीर पर मालिश की गई। सारे कपड़े उतार लिए गए। इससे धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर गर्म हुआ, मॉलिश की मूर्छा यानी उसकी बेहोशी दूर हुई। और जब ये सब देखकर वहाँ खड़े लोगों के चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ना, ये भी मुहावरा है, यानी एकदम से सबके चेहरों पर प्रसन्नता का आ जाना। और आंखों में खुशी के आंसू भरना, ये भी मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाना। सुबकना का अर्थ क्या है? धीरे धीरे रोना। उसकी माँ धीरे धीरे सुबक रही थी, यानी अब उसको विश्वास था कि उसका बच्चा बच जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे रो रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि उसका बच्चा कहीं तकलीफ में भी है। ठीक है। ये सब होने के बाद भी मतलब मॉल्युस की स्थिति ये थी कि जब उसका बेहोशी टूटी, वो होश में आया, तो पहले वो आश्चर्यचकित था कि उसके चारों तरफ इतनी भीड़ जमी हुई है। और जैसे ही उसको पूरी तरीके से होश आ गया और उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, तो तुरंत उसे कुछ और सूझा ही नहीं। उसे सिर्फ वही याद था कि वो अपनी गर्म रोटियां लेकर निकला है माँ के लिए। और उसने तुरंत अपनी माँ के आंसू पहुँचते हुए कहा कि माँ रो मत, देख मैं अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। वो अपनी माँ को चुप करने के लिए, बहलाने के लिए तुरंत जिस चीज़ के लिए वह इतनी तूफान में भी निकला था, वह चीज़ अपनी माँ के सामने कर देता है कि मैं तेरे लिए गरम गरम रोटियां लाया हूँ। इसका मतलब ये है कि अब तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। माँ ने कसकर मॉलिश को अपने सीने से लगा लिया और फफक फफक कर रो उठी। अन्ना मिखाइलोना ने आगे बढ़कर मॉलिश के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू में किया। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था। जब मॉलिश ने इतने प्यार से, इतने अपनत्व से अपनी माँ से कहा, तो उस वक्त की जो उनकी बेबसी थी या जो उनकी गरीबी की स्थिति थी, ठीक है, उस चीज़ को सभी लोगों ने वहाँ महसूस किया। और मॉलिश की बात सुनकर फफक फफक कर रोना, यानी बहुत जोर जोर से, तेज तेज से रो लेना, ठीक है। और अन्ना मिखाइलोना जो थी, वो उसकी मॉलिश की मासूमियत पर अब भी उसे प्यार आ रहा था और उसने बड़े प्यार से एक आशीर्वाद स्वरूप उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को उसने काबू में किया। वो भी, उसे भी रोना आ रहा था मॉलिश की मासूमियत को देखकर, उन लोगों की बेबसी को देखकर और उसकी जो स्थिति को देखकर था। और दूसरे लोगों की भी स्थिति में यही थी कि सबको मॉलिश की मासूमियत और उसकी बेबसी पर प्यार भी आ रहा था और जो स्थिति थी उन सब पे उसको रोना भी आ रहा था। सभी की स्थिति एक जैसी हो रही थी। इस कहानी से सब चीज़ें, जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। एक तो जो हमारे जन्मदाता हैं, हमारे माता पिता, उनके प्रति हमारा लगाव वाकई में ऐसा होना चाहिए कि उनके लिए हम लोग कुछ भी कर जाएं, क्योंकि उन्होंने हमें समझ दी है, जन्म दिया है, अच्छे बुरे की पहचान दी है और हमारी खुशियों के लिए हद से बढ़कर अपने आप को तकलीफ देकर हमारी खुशियाँ उन्होंने पूरी की है। तो ऐसी भावना हमारे माता पिता के लिए हमारे पास होनी चाहिए। और माता पिता के साथ हमारे गुरु के लिए आदर सम्मान। मॉलिश अपनी अपनी टीचर का हाथ बटाने, इतना छोटा होते हुए भी हाथ बटाने पहुंच जाता है, तो हमारे गुरुजनों का मान सम्मान भी आवश्यक है।
विपरीत परिस्थितियों में मिखाइलोवना की तरह धैर्य और साहस रखना और साहस से निर्णय लेना, ये भी पाठ हमें सिखाता है। आपको ये पाठ समझ में आया होगा, मुझे ऐसी आशा है। इसी के साथ धन्यवाद।